ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे 11th क्लास में चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन। सो दिस इज लेक्चर 7 मोशन इन ए प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये एक छोटा सा आर्टिकल हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मोशन इन ए प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इससे पहले यानी आप एनसीईआरटी खोल लीजिए अपनी। इससे पहले हम सॉल्व एग्जाम्पल 4.4 तक पूरी एक्टिविटी कर चुके हैं। सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में चल रहा है। इट्स एक्सेलरेशन जो है वो ए है और वो कांस्टेंट है। अब की बार क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और मोशन कहाँ हो रहा है, प्लेन में हो रहा है। तो किसी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एवरेज एक्सेलरेशन विल इक्वल दिस कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि पूरे टाइम कांस्टेंट है। नाउ लेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी v0 एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड v एट टाइम t। तो डेफिनेशन के हिसाब से हम a को क्या लिख सकते हैं बच्चों, v माइनस वी जीरो अपॉन टी माइनस जीरो। तो ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, v माइनस वी जीरो अपॉन टी। और यहाँ से v इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी, जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, हमने लिखा। अब जरूरत इस बात की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोशन इन ए प्लेन की, तो ये जो वेलोसिटी है ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, जिसको हम अगर 2D रेजोल्यूशन की बात करें, एक प्लेन में बात कर रहे हैं, तो दो कंपोनेंट्स में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। एक्सेलरेशन को हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स अगर मैं लिखना चाहूँ तो Vx है v0x प्लस ए एक्स टी और Vy है v0y प्लस ए वाई टी। तो लेट अस फाइंड हाउ द पोजिशन आर चेंजेस विद टाइम। तो देखते हैं, वी फॉलो द मेथड यूज्ड इन द वन डायमेंशनल केस। मान लिया r0 और r जो है वो पोजिशन वैक्टर्स हैं पार्टिकल के t इक्वल टू 0 पर और t इक्वल टू t पर। लेट द वेलोसिटीज एट दीज इंस्टेंट्स बी v0 एंड v। देन ओवर दिस टाइम इंटरवल, इस पूरे टाइम इंटरवल t में जो एवरेज वेलोसिटी रही है बच्चों, वो रही है v0 प्लस v बाई टू। तो जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम रहेगा। ये फॉर्मूला है। तो r माइनस आर जीरो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ v प्लस वी जीरो बाई टू, यानी एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम t। अब मैंने क्या किया, v की वैल्यू यहाँ पे रख दी, v0 प्लस ए टी प्लस वी जीरो अपॉन टू इंटू टी। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये मॉडिफाई होकर बन गया v0 t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी सेकेंड इक्वेशन मोशन इन ए प्लेन में हमें मिल रही है, जहाँ पर r जो है वो है r0 प्लस v0 t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि वो r माइनस आर जीरो था, r0 को हम लिया है राइट हैंड साइड में। इट कैन बी इजीली वेरीफाइड दैट द डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 4.34a, इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूँ, यानी इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, दैट इज dr बाई dt, तो मुझे इक्वेशन 4.33a मिल जाएगी। तो 4.33a कौन सी है, ये रही, वेलोसिटी की इक्वेशन मिल जाएगी अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करता हूँ। And it also satisfies the condition that at t equal to 0, r जो है r0 के बराबर है, ये हमें मिल रहा है t equal to 0 रखते ही। तो इक्वेशन 4.34a कैन बी रिटर्न इन कंपोनेंट फॉर्म। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं कंपोनेंट फॉर्म में, तो मैं लिख सकता हूँ x एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, x इक्वल टू x0 प्लस v0 x इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, जबकि y होगा y0 प्लस v0 y इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो ये कंपोनेंट फॉर्म में हमारे पास आ गया। One immediate interpretation of equation 4.34b is that the motions in x and y directions can be treated independently of each other। बच्चों यही हमें समझना है। जो immediate interpretation है इसका, कि मोशन जो है x और y डायरेक्शन में, हम उनको इंडिविजुअली अलग अलग ट्रीट कर सकते हैं। तो अब यही करने वाले हैं हम। जब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, हम वहाँ क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे मोशन को, हॉरिजॉन्टल में अलग और वर्टिकल के अलॉन्ग अलग। तो दो पार्ट में हम ब्रेक करके उसको समझेंगे। दैट इज मोशन इन ए प्लेन 2 डायमेंशंस कैन बी ट्रीटेड एज 2 सेपरेट साइमल्टेनियस 1 डायमेंशनल मोशंस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यही इसमें जो मेन बात है वो ये है, जो हमने ब्रेक करके देखा, तो इसको समझते हैं बच्चों। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट एंड इज यूजफुल in analyzing motion of objects in 2 dimensions. A similar result hold for 3 dimension
इसी को हम एक्सटेंड करेंगे कंसेप्ट को तो 3 डायमेंशन में चला जाएगा। द चॉइस ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्शंस इज कन्वीनियंट इन मैनी फिजिकल सिचुएशंस एज शैल सी इन सेक्शन 4.10 फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रैक्टिकली उसको हम देखेंगे। अभी एग्जाम्पल 4.5 को हम समझते हैं। एक पार्टिकल स्टार्ट हुआ ओरिजिन से t इक्वल टू 0 पर, उसकी वेलोसिटी थी 5i मीटर पर सेकेंड, यानी x एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, and moves in xy plane under action of a force which produces a constant acceleration. Acceleration की वैल्यू हमको दे दी गई है 3i plus 2j cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे जो पूछा जा रहा है, पूछ रहे हैं व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स x कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर। यानी एक डायरेक्शन का मोशन, उसके लिए डिटेल आपको दे दी है और दूसरे डायरेक्शन के मोशन की डिटेल आपसे पूछी है। बी पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, इस समय स्पीड क्या होगी। तो डिफरेंशिएट यानी डेरिवेटिव निकाल कर उसमें कंडीशन इंपोज करके हम निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं। पोजीशन ऑफ पार्टिकल RT v0t प्लस हाफ AT स्क्वायर, हम जानते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू रखी हमने किसकी, v0 की वैल्यू रखी। v0 कितना है, ये लिखा हुआ 5i कैप, तो v0 की जगह रखा 5i कैप इंटू टी प्लस हाफ। a की वैल्यू रखी 3 प्लस 2, तो 3i प्लस 2j इंटू टी स्क्वायर। अब ये जो एक्सप्रेशन आ गया, कंबाइन कर दिया इसको हमने आई कैप वाली टर्म्स को, तो 5t प्लस 1.5, हाफ से मल्टीप्लाई किया 3 को, तो 1.5 टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप, ये हमें मिला। देयरफॉर xt अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ तो xt मेरे पास है i का मल्टीपल यानी 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर, yt लिखता हूँ तो वो है बच्चों j का मल्टीपल 1t स्क्वायर। अब कंटिन्यू करते हैं। x और y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। जो जो हमें पता करना है वो क्लियर होना चाहिए। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल जब x कोऑर्डिनेट 84 मीटर है। तो x में 84 रखकर हम वहाँ से टाइम निकाल लेंगे और उस टाइम को y में रख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे ये होगा। xt 84 मीटर, तो टाइम निकाल लेते हैं। तो 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर इक्वल टू 84। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, टाइम आता 6 सेकेंड। अब ये t इक्वल टू 6 सेकेंड जब मैं y के एक्सप्रेशन में रखता हूँ तो मुझे y मिलता है 36 मीटर। तो ये पहला जवाब आ गया हमारे पास। जब x 84 है तो y कितना है 36। अब वेलोसिटी निकालनी तो डिफरेंशिएट करना होगा बच्चों, v इक्वल टू dr/dt। तो मैंने डिफरेंशिएट किया उस एक्सप्रेशन को। डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, ये टी स्क्वायर था तो 2t हो गया, यहाँ पर ये 3 के साथ t रह गया। एट t इक्वल टू 6 सेकेंड हमें वेलोसिटी पता करनी थी, तो t की वैल्यू उसमें हम 6 रखेंगे और कंपोनेंट फॉर्म में हमें वेलोसिटी मिल गई 23i कैप प्लस 12j कैप। अच्छा, ये जो 0.0 लिखा हुआ है जनरली हम नहीं लिखते हैं कैलकुलेशन करते वक्त, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब अगर कंपटीशन की बात करें तो बच्चों वहाँ तो खाली रिजल्ट चाहिए, वहाँ तो ये स्टेप्स भी बीच की नहीं चाहिए। जितनी स्टेप्स आप दिमाग में चला पाएंगे वो बेटर है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि दिमाग में स्टेप्स चला के आप रिजल्ट निकालने में एक्सपर्ट हो जाएं। और स्कूल लेवल पे बात करें तो वहाँ पर आप 23 लिखेंगे तो भी चलेगा। हालांकि सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट जो हमने सीखा वहाँ पर ये ज़रूरत पड़ती है कि 0.0 या 12.0 ऐसा लिखा जाए, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। जब तक कि क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन नहीं हो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपको ध्यान रखना है, तब तक आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो स्पीड का मैग्नीट्यूड मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। मेरे पास x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है, तो स्पीड का मैग्नीट्यूड 1/23 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, यानी अप्रॉक्सीमेटली ये सिंबल जब भी आ गया मतलब ये एग्जैक्टली नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली है। 26 मीटर पर सेकेंड हम क्या राउंड ऑफ कर देते हैं और नियर अबाउट जो रिजल्ट है उसको लिखते हैं। तो 26 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये हमने सीखा कैसे जो एक प्लेन में मोशन हो रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो हम उसको ब्रेक करते हैं, 2 डायरेक्शन में ब्रेक करके हम मोशन को समझते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे डील करना है।